अस्सलामुअलैकुम। न्यू अफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं अनवार खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। तो नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और अशरा जहन्नुम से आज़ादी का ये अशरा है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में अल्लाह पाक की तरफ से इनामात का सिलसिला बहुत बढ़ जाता है और इसी अशरे में एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। यानी ताक रातों में इस मुक़द्दस रात की तलाश का सिलसिला अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से जारी रहता है। बिल्कुल, जिसको हम शब कदर के नाम से जानते हैं और ये बहुत मुक़द्दस साते हैं। रब्बे कायनात अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जो जवाब भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनके लिए रहमत ही रहमत है। और नबी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा हम फोकस करते हैं 27वीं की रात पे, लेकिन यही कहा जाता है कि जितनी भी तमाम ताक रातें हैं उनमें तलाश करना चाहिए। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं, इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। इलेक्शन जीतने के लिए मंशूर जरूरी या बयानिया? अमराज दिल के इलाज में जिद्दत जो लोग नहीं जानते। लाइल्मी, साइल की कमी और अरबों डॉलर्स के जवाहरात। रूह अफ़ज़ा फालूदा और चिकन तवा पीस का मजेदार पकवान भी होगा आज के शो का हिस्सा। पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत का मुकदमा काफ़ी कमज़ोर है और इर्तिकाई अमल से गुजर रहा है। यही वजह है कि जो पाकिस्तानी सियासत है और जमहूरियत है उस पर बहुत संजीदा सवालात मौजूद रहते हैं। आजकल जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, इदारों में तसादुम का सिलसिला जो जारी है, तो इसमें बुनियादी सवाल यह है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो जमहूरी अमल है वो कामयाब नहीं हो सका। क्योंकि ये कहना गलत नहीं है कि जो हमारे यहाँ हमेशा से हमने देखा पावर पॉलिटिक्स ही होती है और जो सियासी जमातें हैं वो अपने मंशूर से ज्यादा अपने बयानिए पर जोर देती हैं। इसकी हालिया मिसाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। बिल्कुल। और इसके साथ सवाल ये भी है कि हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं इक़्तिदार में आने के बाद इस्लाहात की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती हैं? शुरू दिन से ही मुल्की सियासत का हाल कुछ अजीब सा है और आज भी हर तरफ वही शोर है और मुल्की मसाइल का हल ना अपोजिशन के पास है ना हुकूमत के पास है। सियासी जमातें अवाम को सुनहरी ख्वाब दिखाकर बरसरे इक़्तिदार आती हैं और फिर इक़्तिदार में आने के बाद मंशूर पर अमल दरामद करना जो है वो मुश्किल दिखाए, बल्कि उस पर बात करना भी पसंद नहीं करती हैं। हाल ही में नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने दीगर जमातों के मुकाबले में मुल्की सियासत में जगह बनाई थी, तो उन्होंने अवाम को खूब सुनहरे ख्वाब दिखाए, मगर इक़्तिदार के 3 साल से ज्यादा अरसे में तहरीक इंसाफ की अनवार जो कहना परफॉर्मेंस है वो जो वादे दावे किए गए वो पूरे ना किए जा सके। जैसे ही हो गए, जैसे माजी में हम देखते आए हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरह वो अपने मंशूर पर जो अमल दरामद नहीं करवा सके। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो हमारी मुल्की सियासत है उसके कमजोर पहली कौन से हैं? तजियाकार हमारे साथ हमें ज्वाइन किया नसीम सिद्दीकी साहब ने, उनसे मजीद बात करेंगे। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका काफ़ी अरसा बरतानिया में गुजरा है। सबसे पहले तो ये बताएं कि बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ लोग सियासी जमातों को वोट मंशूर की बुनियाद पर देते हैं या फिर बयानिए पर, जिसका हम ट्रेंड अब पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार। बिल्कुल, बाहर तो जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो उनका मैनिफेस्टो देखा जाता है और जब तकरीबन टेन्योर पूरा होने वाला होता है किसी भी हुकूमत का जो इलेक्शन जीत के आती है, तो वो देखते हैं कि उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए हैं, आवाम को क्या बेनिफिट्स दिए हैं, जो वादे किए थे वो पूरे किए भी कि नहीं किए। लेकिन हमारे मुल्क में देखा जाता है कि यहाँ पे बयानिया ज़्यादा चलता है, मैनिफेस्टो कोई भी नहीं देखता। आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने 50 साल से ज़्यादा उनकी जमात को मार्ज़े वजूद में आए हुए हो गया। उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये आवाम को देंगे या आवाम से छीन लेंगे। क्योंकि सिंध में तो उनकी तकरीबन बिला शराकत गैर 15-20 साल से हुकूमत है और वहाँ पे आप हालात देख सकते हैं कि जिस किस्म के सिंध में हालात है, जो सिंध ख़ास तौर पर कराची शहर जो है वो जिस तरह पस्तियों में चला गया। दूसरी बात यह कि जिस तरह आपने इमरान खान साहब की बात की या PTI की गवर्नमेंट की, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वादे किए थे जब अपोजिशन में थे और ख़ास करके जब कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान साहब नारे लगाते थे, तकरीरें करते थे, तो काफ़ी वादे उन्होंने आवाम से किए थे कि जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, लेकिन वो इन तमाम में से कोई भी वादा पूरा नहीं कर सके। और इसके बाद अपना नून लीग ने बहुत वादे किए आवाम के साथ, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। ये सिर्फ अपना एक बयानिया बनाते हैं। यानी कि जब नून लीग अपोजिशन में थी PTI की गवर्नमेंट के दौर में, तो वोट को इज़्ज़त दो का उन्होंने नारा लगाया और फिर उन्होंने किसको इज़्ज़त दी सबको पता है। तो बात यह है कि हमारे मुल्क में जो है वो मैनिफेस्टो पे
बनाया तो बड़ा अच्छा जाता है, बुक्स तो बहुत अच्छी जाती है, प्रिंटिंग बहुत अच्छी करवाई जाती है, इलेक्शन से पहले बांटी भी जाती है, लेकिन शायद उसके ऊपर अमल नहीं होता। नसीब साहब, जैसे हम देखते हैं कि ऐसे पाकिस्तानी सियासत के बहुत सारे कमजोर पहलू तो हैं ही जिनका तस्करा आप भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उस तरीके से मजबूत नहीं हो पाती हैं, आपस की अना की जंग ही लड़ते रहते हैं सियासतदान, मुल्क के या आवाम के मफाद के बारे में कोई बात नहीं करता या नहीं सोचता? नबिया, ये बहुत ही अच्छा आपका सवाल है और बहुत ये चुपता हुआ सवाल है। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जब हुकूमत में आती है, जमहूरियत का यहाँ पे वो तसलसल नहीं है, यहाँ पे इंटरफेरेंस इदारों की बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने हमसाए मुल्कों में देखें, वहाँ पे कभी भी इस किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होती। जो जो आपका वहाँ पे इक़्तिदार तूल पकड़ता है तो आपकी कॉन्फिडेंस वहाँ पे जो है वो बिल्डअप होता है, ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स के साथ। आप देख लें कि बांग्लादेश में भी, वहाँ पे भी हमारा एक मुल्क का एक हिस्सा था, आज उनका जीडीपी देखें और उनके फॉरेन रिजर्व देखें, और जो पाकिस्तान उससे पहले आज़ाद हुआ था उसकी हालत देखें कि यहाँ पे किसी की हुकूमत को पूरा नहीं होने दिया जाता। यहाँ पे आपने देखा कि लियाकत अली खान को जो है वो शहीद किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत जो है, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो बड़ा मतनाज़ा किस्म का है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा गया, नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई। तो जब तक जमहूरी जमातों में तसलसल नहीं आएगा तब तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, पॉलिसीज़ जो है वो तरीके से नहीं चल सकेंगी। इसलिए हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहती है। जबकि बैरून मुल्क देखें, ये बात नहीं होती कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर कोई तशनगी नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। मैंने बरतानिया में भी देखा, अमेरिका में भी देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब आमने सामने होती हैं, तकारीर करती है या इलेक्शन का समा होता है, तो उनकी बहुत सारे डिफरेंसेस आपस में होते हैं और बड़े क्रूड किस्म के होते हैं, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं इसमें किसी चीज़ से ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में कोई नई चीज़ है। मुझे याद है कि 90 की दहाई में जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने थे और जिस तरह उनके इख्तलाफात थे, आपने देखा कि मुशर्रफ साहब का जब मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान में, उसके बाद लंदन में मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। उसके बाद वहाँ पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इमरान खान साहब, मौलाना फजल रहमान और बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ और बाकी जमातों के साथ मौजूद थे। तो मतलब ये कि ये एक इर्तिकाई अमल है, ये चलता रहता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह कि सियासतदान कुछ खुद भी इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं कि तीसरी कुव्वत को जो है मुदाखलत करने का मौका मिल जाता है। लेकिन फिर नसीब साहब, सियासी जमातें ये मंशूर खुद ही बनाती हैं, आवाम से झूठे वादे करती हैं, मिलजुल के बैठे आवाम से झूठे वादे करते हैं, इलेक्शन में जाते हैं, फिर उन वादों पर अमल नहीं किया जाता। तो विद इन द पार्टी भी कोई ऐसा एहतसाब का अमल नहीं है कि अगर मंशूर बनाया गया था फिर हुकूमत में आने के बाद उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया? लीडर को क्या कोई यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ नहीं पूछा जा सकता कि वो फिर अपने मंशूर से क्यों हट गए? क्योंकि हम देखते हैं फिर ये कह दिया जाता है कि इस मामले पर हमने यू टर्न ले लिया है। देखिए, ऐसी बात नहीं है अनवार। मेरे ख्याल से अगर मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता, मैं 2008 से बात करनी शुरू करता हूँ। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने आके काम करना शुरू किया। उन्होंने जैसे 18वीं तरमीम थी, सूबों को इख्तियारात दिए। उसके बाद बहुत बड़ी जो अपना एक क्लॉज थी जिसमें सदर असेंबलीज तोड़ सकता था, जरदारी साहब ने वो भी वापस कर दी। उसके बाद लोगों को जॉब्स वगैरह मिलनी शुरू हुई। लेकिन बात यह कि लेग पुलिंग इतनी शुरू हो जाती कि आपकी तवज्जो सारी दूसरी तरफ चली जाती कि हमारा इक़्तिदार बचेगा या नहीं बचेगा। जरदारी साहब को आपने देखा कि मुल्क छोड़ के जाना पड़ गया। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाता था कि आप एक ख़त लिखें, ना उस ख़त का कोई ढंग का काम निकला, ना वो पैसे वापस आए, लेकिन मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। इस तरह जब उसके बाद 2013 में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में भी आपने देखा कि पावर प्रोजेक्ट्स लगे, उसके बाद मोटरवेज का नेट आपने 2008 से पीपल्स पार्टी के दौर का आपने तस्करा किया है। अभी जितने भी पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है, बहुत बार उनकी स्टेटमेंट्स हमने देखी, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी इस वक्त क्राइसिस का शिकार है, और यही स्टेटमेंट सामने आ रही है। यही कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से भी कोई बाहर निकाल सकता है वो पीपल्स पार्टी है, कराची है। अब आप ऐसा क्या समझते हैं कि ऐसा क्या होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ, या अब ऐसा क्या ये लोग कर लेंगे जो पहले नहीं किया गया, और किस चीज की जरूरत है? नबिया, ये देखें, जो अपना इकोनॉमी को दुरुस्त करने वाली बात है, ये जो लोन्स आपने लेने, मैंने तो मशवरा दिया था कि एक वजीर ख़जाना होना चाहिए जो कि सिर्फ लोन्स जाके ले, और एक वजीर ख़जाना होना चाहिए जो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए होना चाहिए। वजीर मुमलिकत हो या जो भी हो, कराची हमारा हब है।
कराची कहते हैं पाकिस्तान की शहरग है, वहाँ पे आप देखें कि कितना वहाँ से मनी जनरेशन होती है। अगर इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करनी है तो सबसे पहले तो ये टैक्स नेट को ठीक करें। कराची का एक लालू खेत बाज़ार है, अगर वो इतना टैक्स देता है जो हमारे लाहौर की लिबर्टी मार्केट या इस्लामाबाद की मार्केट से जमा नहीं हो सकता, तो बात यह कि टैक्स नेट को ठीक करना पड़ेगा। और ये मैं आपको बात बताऊं कि ये पीटीआई के दौर में इस पे बहुत काम हो रहा था और टैक्स कलेक्शन बहुत बेहतर होती चली जा रही थी। एक तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। फिर नबिया देखें, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है। जब भी हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, ख़ासतौर पे जब मिडिल ईस्ट में जिनके पास उनकी कोई क्रॉप नहीं है, कोई फ्रूट वहाँ पे पैदा नहीं होता, तो वहाँ पे इंडिया से फल और सब्ज़ी आ रही होती है, बांग्लादेश से आ रही होती है, लेकिन पाकिस्तान की दुनिया में जाता हूँ मैं, बहुत कम चीज़ें नज़र आती हैं। तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जितनी भी हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, पाकिस्तान को ज़र मुबादला आएगा। हमें टूरिज़्म बेहतर करने की ज़रूरत है। स्विट्ज़रलैंड बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन उसकी टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में तो इतने खूबसूरत, हसीन, दिलकश नज़ारे वाली जगह हैं कि अगर आप उनको बेहतर कर लें, टूरिज़्म के इंतज़ाम बेहतर कर लें, उसमें लोगों को आप फैसिलिटेट करना शुरू करें, तो डॉलर ही डॉलर। आपने डॉलर कमाने हैं, डॉलर कमाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं और वो आप डॉलर कमा सकते हैं, आप लोन भी अपना उतार सकते हैं और अपनी इकॉनमी को भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है नसीम साहब, हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्की सियासत में नया मंशूर दिया है जिसमें कहा गया था कि एहतसाब किया जाएगा, नारे लगाए गए, करप्शन के हवाले से बात की गई। ना करप्शन कम हुई, ना ही हमने देखा कि एहतसाब कर पाए, सिवाय इल्ज़ाम तराशियों के। और जिन लोगों पर इल्ज़ाम तराशी की गई है, जिनका एहतसाब करने की कोशिश की गई है, आज वही वजीर हैं, वही मुशीर हैं। है, कोई रिस्क फैक्टर भी इसके साथ है? रिस्क फैक्टर यही हो सकता है कि कुछ पेशेंट सूटेबल नहीं होते, ये कुछ रिजर्व पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये सर्जरी होती है। नॉट ऑल द पेशेंट, जो एक स्पेसिफिक एनाटॉमी होती है, एक स्पेसिफिक दिल का ढांचा होता है, उसके मुताबिक आप ये सर्जरी कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि इसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। अब यह कि जो जिद्दत में माइटल क्लिप भी है, जो पाकिस्तान में कराची में शुरू हो गया है, पाकिस्तान में एक तावी प्रोसीजर है जो परक्यूटिनियस प्रोसीजर है दिल के लिए, वो प्रोसीजर भी शुरू हो गया है। तो आई थिंक कि हम राइट टाइम पे हैं और जो इंटरनेशनल जो इनोवेशन हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी पहुंच रही है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि एक परसेंटेज ऐसे बच्चों की भी पाकिस्तान में, और ये नंबर भी मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, जो बच्चे दिल के सुराख के साथ पैदा होते हैं और ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल होता है उनकी सर्जरी करवाना भी, कि बच्चा बहुत छोटा होता है। तो इस हवाले से भी कोई अब रिसेंट स्टडीज़ या कोई सर्जरीज रिकमेंडेड हैं छोटे बच्चों के लिए और सेफ़ हैं? तो जो कोजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, ऑफ कोर्स उसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो जेनेटिक है। और ऑफ कोर्स हमें ये जो इंटरफैमिलियर वेडिंग्स हैं, इनको हमने सीरियसली इसको हमने स्टॉप करना है, और यही द ओनली वे वी कैन स्टॉप दैट। आया कि पाकिस्तान में इसकी जिद्दत है। ऑफ कोर्स कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो लाहौर में बहुत काम हो रहा है, दो कि ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है क्योंकि ये बच्चों की हार्ट सर्जरी में आ जाता है, लेकिन जो रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है उसकी वजह से भी यही प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को, और उसको वेल मैनेज किया जा रहा है कि आपने बच्चे को टाइम पे ऑपरेट करना है, ना कि आपने 2 साल 3 साल 5 साल वेट करके बच्चे के जो दिल के पट्टे हैं वो इतने बड़े हो जाएं कि उसके बाद ऑपरेशन का उसको फ़ायदा ही कोई ना हो। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अभी जब हमने काफ़ी फैमिली में भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब भी हार्ट सर्जरी किसी की होती है, बाईपास होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा इशू देखने में आते हैं। सर्जरी ठीक नहीं हो पाती, लोग रिकवरी में सही नहीं जा पाते, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और डे बाय डे जो उनकी हेल्थ है उसका ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है। तो टेक्निकली जो हार्ट सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस जो हम समझते हैं कि 100 में ओनली 2 से 3% होती हैं। बिसाइड दोज पेशेंट, जो हमारा टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ सर्जरी है वो बहुत पुअर है। ठीक है। हम तब तक ऑपरेशन या स्टंट नहीं डलवाते जब तक पेशेंट बिल्कुल ही आईसीयू में, हालांकि पेशेंट को आगाही होती है कि यार मेरा ये मसला है, मुझे कुछ साल पहले सर्जन्स ने ऑपरेशन रिकमेंड किया है या स्टंट रिकमेंड किया है, लेकिन हम उसको इतना बढ़ाते हैं कि उस दिल के पट्टों की ताकत जो पहले 65 जो नॉर्मल ताकत होती है 55 से 75% होती है, इतना उसको बढ़ा के उस बीमारी को लेके चलते हैं कि वही बीमारी दिल के पट्टों की ताकत 25 से 35% रह जाती है। और ऑफ कोर्स उसके बाद जो क्वालिटी ऑफ प्रोसीजर है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट है उस पर फर्क पड़ेगा।
ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउल्लाह नियाज़ी, हार्ट सर्जन, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। देवीदास।